हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटी का सेकंड लेक्चर, जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था। और आज हम लोग कुछ जो एक्ट्स वगैरह हैं, डिफरेंट एक्ट्स, उनकी बारे में जो है बात करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपने अभी तक की मेरा पॉलिटी का पहला लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो जाकर आप लोग अटेंड कर सकते हो, बट अभी जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था किसके बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा था। और पिट्स इंडिया एक्ट में हम लोगों ने क्या क्या जाना था बेटा, तो कई सारी चीजें जो है हम लोग ने जानी थी कि पिट्स इंडिया एक्ट होता क्या है ना। और इसी में जो है क्या किया गया था, इसी में ही आपका जो एग्जीक्यूटिव था उसको अलग कर दिया गया था। किससे? एग्जीक्यूटिव को ही अलग कर दिया गया था जुडिशरी से। एग्जीक्यूटिव separated from judiciary, separated from judiciary। एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से जो है यहाँ पर इसके अलावा बेटा पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था, तो 1784 में आया था। और इसी ने जो है डिस्टिंग्विश किया बेटा कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी। तो जो कंपनी के जो भी कमर्शियल फंक्शंस थे और पॉलिटिकल फंक्शंस थे उसको जो है क्या किया, उसको डिस्टिंग्विश इसी ने किया। ठीक है। इसके अलावा बेटा कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ठीक है। तो पहली बार जो है कंपनी की जो टेरिटरीज थी, यानी कि कंपनी के अंडर जो भी जगह थी बेटा, उनको क्या कहा गया, उनको कहा गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो लास्ट क्लास में नहीं बताया था पिट्स इंडिया एक्ट में, है ना। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है। बाकी ये वाला पार्ट तो आप लोग ऑलरेडी जो है कल बता दिया था मैंने। इसके आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग, इसके आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। हाँ, और मेरी आवाज क्या आप लोग को प्रॉपर सुनाई दे रही है? एक बार आप लोग बता दीजिए। उन्होंने इससे पहले रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है ना। और रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो भी आपका जो सुधार अधिनियम आया था उसके बारे में पढ़ा, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने जो है पढ़ लिया क्या बेटा, तो पढ़ लिया है पिट्स इंडिया एक्ट। ना आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे, जो डिफरेंट एक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब आप लोग प्रॉपर समझ गए होंगे चल क्या रहा है सब लोग। अब शुरू करते हैं। ना इसके बाद जो है क्या भेजा जाता है, इसके बाद भेजा जाता है चार्टर एक्ट। तो लिखेंगे बेटा इन 1793, इन 1793 ब्रिटिश पार्लियामेंट सेंट चार्टर एक्ट। क्या भेजा जाता है बेटा? चार्टर एक्ट भेजा जाता है, या इसी को आप लोग कहोगे राजलेख अधिनियम। राजलेख अधिनियम भेजा जाता है बेटा। कब भेजा जाता है? तो 1793 में भेजा जाता है, 1793 में भेजा जाता है। और ये जो आपका चार्टर एक्ट था, ये याद रखना बेटा हर 20 साल के अंतर पे आएगा। कहने का मतलब क्या है बेटा, अभी 1793 में आया है तो 20 साल और जोड़ दोगे बेटा इसमें, है ना। तो 1813 हो जाएगा, फिर 20 साल और जोड़ोगे 1833 हो जाएगा, फिर 20 साल और जोड़ोगे 1853। टोटल 4 चार्टर एक्ट आए हैं 20-20 साल के गैप पर। ठीक है। तो ईयर याद करना आपको आसान हो जाएगा, बस खाली ये जो है आप लोग पकड़ के चलिए कि पहला कब आया था। चलिए, तो 1793 में चार्टर एक्ट आता है, और इसके तहत क्या होता है बेटा, ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडेड। जो ट्रेड राइट्स होते हैं बेटा, ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईआईसी का मतलब क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी, वाज एक्सटेंडेड। इसको जो है क्या कर दिया गया था, इसको एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड बोले तो बढ़ा दिया गया था। ठीक है। और कितने सालों के लिए बढ़ाया गया था, तो फॉर 20 ईयर्स, 20 ईयर्स के लिए जो है इसको क्या किया गया था, इंक्रीज कर दिया गया था, बढ़ा दिया था। ये पहला काम होता है बेटा इस चार्टर एक्ट में। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बेटा,
दूसरा इंपॉर्टेंट काम ये होता है कि अभी तक जो सैलरी मिला करती थी अंग्रेजों को या अंग्रेजों के जो एम्प्लॉयज थे उनको, वो लंदन से आया करती थी, ब्रिटेन की संसद से आया करती थी। लेकिन अब जो सैलरी आ रही है बेटा वो कहाँ से आ रही है? अब वो जो है सैलरी पे किया जाएगा इंडिया से। तो लिखेंगे बेटा सैलरीज वाज स्टार्टेड पेड फ्रॉम, सैलरीज वाज स्टार्टेड पेड फ्रॉम इंडिया, पेड फ्रॉम इंडिया। भारत से जो है सैलरी को जो है पे करना शुरू किया जाता है, सैलरी को देना जो है शुरू किया जाता है। कहाँ से बेटा? इंडिया। तो ये कहाँ से जो है पे करना स्टार्ट हुआ था? इंडिया से पे करना स्टार्ट हुआ था। और कौन से फंड से बेटा? तो फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड या संचित निधि से जो है, संचित निधि से पैसा जो है देना शुरू किया गया। यानी कि इंडिया में ही अब जो है जो पैसा जनरेट हो रहा था उसी पैसे से जो है अब आपको क्या होगा? अब आपको सैलरी दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हुआ करते थे अंग्रेजों में। ठीक है। इसके अलावा इसी के साथ साथ क्या होता है? 21 अप्रैल 1793 को, कब बेटा? 1793 को जो लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस बेटा यहाँ का गवर्नर जनरल हुआ करता था, वॉरेन हेस्टिंग के बाद ही आया था। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एस्टेब्लिश्ड या फाउंडेड ICS, किसकी स्थापना करता है बेटा? ICS। इसी को क्या कहते हैं? इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज या भारतीय नागरिक सेवा की जो है स्थापना करता है। इसीलिए हर 21 अप्रैल को ही हम लोग क्या मनाते हैं? हर 21 अप्रैल को ही हम लोग मनाते हैं ICS डे। हर 21 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बेटा? ICS डे मनाया जाता है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ ICS, आज जो हम लोग IAS और PCS का एग्जाम देते हैं ना बेटा, IAS का, PCS का बाद में हुआ था, है ना, तो उसके जो फादर हैं बेटा वो कौन कहलाते हैं? तो फादर ऑफ ICS कहलाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम है बेटा इनका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब जो है इसके फादर हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप जो है आप लोग पेज बनाइए और चीजों को समझते हुए चलिए। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है टाइम नहीं दिया जाएगा। फटाफट जो है नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि हर 20 साल बाद जो है चार्टर एक्ट आएगा। यानी कि नेक्स्ट चार्टर एक्ट कब आएगा? जरा कमेंट करके आप लोग बताइए। ओके मयूरी, ठीक है। अब मैं इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आता है बेटा। चार्टर एक्ट को ही हम लोग राजलेख अधिनियम कह सकते हैं। ठीक है, और 1813 का चार्टर एक्ट में 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं बेटा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो भारत में आते हैं। क्रिश्चियन मिशनरीज अराइव्ड इन इंडिया। भारत में बेटा क्रिश्चियन मिशनरीज का आगमन होता है। और ये क्यों आते हैं बेटा? टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म को फैलाने के लिए ही जो है ये लोग भारत में आते हैं। ठीक है, और क्रिश्चियन मिशनरीज में क्या थे बेटा? तो ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस हैं हु स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, ग्रुप ऑफ क्रिश्चियंस भारत आते हैं हु स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी, जो क्रिश्चियनिटी को क्या करेंगे बेटा? को फैलाएंगे। ठीक है, तो ये लोग आते हैं। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बेटा? 1 लाख रुपए सालाना, सालाना बोले तो 1 साल मतलब ईयरली, इंडियन एजुकेशन पे जो है खर्चा किया जाएगा। ये भी जो है इस एक्ट में बात होती है। ठीक है, तो रुपीज
1 lakh annually. Annual was sanctioned for Indian education. इंडियन एजुकेशन या भारतीय शिक्षा के लिए सालाना 1 लाख रुपए जो है सैंक्शन किया जाता है 1813 के चार्टर एक्ट। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है बेटा, ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टर्मिनेटेड। ट्रेड राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टर्मिनेटेड। ठीक है, तो लगभग सारे व्यापारों को जो है क्या किया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था, एक्सेप्ट टू दो व्यापारों को छोड़ के। ये दो ट्रेड कौन कौन से हुआ करते थे, तो एक ट्रेड था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेड ऑफ टी। ट्रेड ऑफ टी, चाय का व्यापार हुआ करता था बेटा, है ना, इसको नहीं बंद किया गया था। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो ट्रेड विद चाइना। ट्रेड विद चाइना, तो चाइना के साथ जो है अभी भी व्यापार चल रहा था। इन दोनों चीजों को छोड़ के जितने भी ट्रेड राइट्स थे, जितने भी व्यापार के अधिकार थे, उनको क्या किया गया बेटा, उनको बंद कर दिया गया, उनको बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट काम हुआ था 1813 के चार्टर एक्ट का। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे फटाफट। और अब जो है 20 साल और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1833। तो नेक्स्ट जो एक्ट आएगा वो 1833 का चार्टर एक्ट होगा। तो नोट डाउन कर लीजिए आप लोग फटाफट। हाँ, वेरी गुड। चलिए इसको हटाते हैं अब हम। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालोगे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1833 का क्या होता है बेटा, चार्टर एक्ट आता है। वीडियो ही बंद कर दें यार अपनी। हाँ, और इसके तहत क्या होता है बेटा, इसके तहत भी 3 इंपॉर्टेंट काम होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ करता था बेटा, उसकी पावर्स को बढ़ा दिया जाता है, उसकी पावर्स को इंक्रीज किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और अब जो है उसे क्या बना दिया जाता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल जो है इसे बना दिया जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा हु वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो बेटा वो कौन था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और अगर आपसे पूछा जाए कि हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तब भी आपका सेम ही आंसर होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखो अभी मैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इनको जो है और अच्छे से डिटेल में जो है पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि बेटा सती प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय है इनको और राजा राम मोहन रॉय को जाता है, फाइनली जो एंड किया था। इसके अलावा सती प्रथा को एंड करने में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने समय में उसको बैन किया है। जब इतिहास पढ़ेंगे बेटा हम लोग तब और अच्छे से डिटेल में वहां पर चीजों को समझेंगे। चलिए, तो एक काम ये होता है। इसके अलावा बेटा दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है कि 1833 में ही क्या होता है, इंग्लिश बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत की आधिकारिक भाषा जो है क्या हो जाती है, भारत की आधिकारिक भाषा इंग्लिश को कर दी जाती है। ठीक है ना। कैसे हुआ था बेटा, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस हम लोग यहाँ पे करेंगे।
तो 1833 में ही क्या हुआ था, इंडियन एजुकेशन कमेटी बनाई गई थी, इंडियन एजुकेशन कमेटी बनाई गई थी। और इस कमेटी के ही अध्यक्ष कौन थे बेटा, अध्यक्ष बोले तो चेयरमैन, चेयरमैन जो है बनाए गए थे, जिनका नाम था लॉर्ड मैकोले। क्या नाम था बेटा, लॉर्ड मैकोले। और ये जो लॉर्ड मैकोले साहब थे, ये जो लॉर्ड मैकोले साहब थे बेटा, यही जो है एक रिपोर्ट बनाते हैं, और इसी रिपोर्ट को ही क्या कहा जाता है, इसी रिपोर्ट को ही कहा जाता है मैकोले मिनट्स। क्या कहा जाता है बेटा, मैकोले मिनट्स। और मैकोले मिनट्स के ही आधार पर बेटा इंग्लिश को जो है क्या किया जाता है, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती है, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी जाती है। क्लियर है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए इससे पहले कौन सी जो है लैंग्वेज हुआ करती थी हमारी, तो इससे पहले हम लोगों की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो पर्शियन हुआ करती थी बेटा, पर्शियन से इंग्लिश हुई है, और इंग्लिश के बाद जो है ये हम लोगों ने हिंदी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज रखी है। ठीक है ना। और कब रखी गई थी बेटा, तो 14 सितंबर को जो है रखी गई थी, 14 सितंबर को रखी गई थी। इसीलिए हर 14 सितंबर को ही क्या मनाया जाता है, हिंदी डे मनाया जाता है। ठीक है ना, नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है। ठीक है। तो जितने भी डेज वाले इवेंट है बेटा, ये सब आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। हाँ। और अगर आपसे पूछा जाए कि हु इज फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, तो यही कहलाते हैं। तो ये एक पॉइंट आप लोग लिख लेना बेटा यहाँ पर, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन ये कौन कहलाते हैं बेटा, तो ये कहलाते हैं लॉर्ड मैकोले साहब कहलाते हैं। और तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, तीसरा इंपॉर्टेंट काम ये होता है, ऑल ट्रेड राइट्स वर टर्मिनेटेड, ऑल ट्रेड राइट्स वर टर्मिनेटेड, वर टर्मिनेटेड। तो इसको आप लोग लिखिए जरा फटाफट। हाँ बेटा, सारे ट्रेड राइट्स, जितने भी ट्रेड राइट्स हैं, चाहे वो चाय के हों, चाहे वो चाइना के साथ हों, सब के सब क्या हो गए, टर्मिनेट कर दिए गए। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस एक्ट के तहत, बाय विच एक्ट मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड। तो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड, मोनोपोली का मतलब क्या होता है आप लोग को अच्छे से पता होगा। मतलब मोनोपोली को आप कह सकते हो ना कि जहां पर सिंगल सिंगल लोग सिंगल चीज का जो है वो हो, धाक हो। ठीक है। तो मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एंडेड बाय दिस एक्ट। ठीक है। तो सब कुछ नोट डाउन करते हुए चलना है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। जहां तक कि किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई दुविधा हो, तो आप लोग पूछ सकते हो। पढ़ेंगे 1853 में क्या होता है बेटा, नेक्स्ट चार्टर एक्ट आता है, 1853 का चार्टर एक्ट, या 1853 का राजलेख अधिनियम। अब अभी तक मैंने आप लोग को बताया था रेगुलेटिंग एक्ट में कितने जो है मेंबर्स थे बेटा, 24 मेंबर्स थे, जो कि क्या हुआ करते थे बेटा, जो जिनको हम लोग कहते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। ठीक है। जिनको हम लोग क्या कहते थे बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते थे। अब इन 24 मेंबर्स में से क्या किया गया बेटा, सिक्स मेंबर्स वर टर्मिनेटेड। 6 मेंबर्स को क्या किया गया था बेटा, टर्मिनेट किया गया था। कहने का मतलब क्या है, हटा दिया गया था, है ना। इनको इनके पद से क्या कर दिया गया था, हटा दिया गया था। अब जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर्स बच गए बेटा, 24 में से 6 घटाओगे कितने आ जाएंगे, तो 18 मेंबर्स आ जाएंगे। ठीक है। तो 18 मेंबर्स जो है आपके बच गए। ठीक है। और 1853 में ही क्या होता है बेटा, 1853 में ही आईसीएस का जो रिटन एग्जामिनेशन होता है बेटा, वो शुरू किया जाता है। ठीक है। तो लिखेंगे बेटा, रिटन एग्जामिनेशन ऑफ आईसीएस, रिटन एग्जामिनेशन ऑफ आईसीएस
was started in लंदन। तो लंदन में जो है अब फाइनली परीक्षा जो है शुरू हो जाती है किसकी, IAS की या ICS की। ठीक है, इससे पहले बेटा जो किया गया था तो उसमें नॉर्मल इंटरव्यू हुआ करता था और इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन हो जाया करता था। तो देख रहे हैं बेटा आप लोग कि आपके एग्जाम्स का जो कंपटीशन लेवल है किस हद तक की बढ़ा है। भाई पहले ICS की परीक्षा तो ऐसे ही लोग जो है इंटरव्यू दे लेते थे और पास हो जाया करते थे। इस समय देखिए बेटा एग्जाम देना पड़ता है, मेंस देना पड़ता है, उसके बाद 6 एग्जाम्स और देने पड़ते हैं। तो कुल मिला के 8 एग्जाम्स आपके ऐसे हो जाते हैं, फिर इंटरव्यू दो और छोटे छोटे एग्जाम्स में भी आपकी इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बट कोई बात नहीं, सब चलता है। तो मैं कुछ चीजें जो आप लोग को बता दे रहा हूँ। 1853 से लेकर 1922 तक की जो है एग्जाम होता है कहाँ पर, 1922 तक की एग्जाम होता है लंदन में। ठीक है ना, कहाँ किसका बेटा, तो यही ICS का। ठीक है, इसके बाद बेटा 1923 से जो है इट स्टार्टेड इन इंडिया, इट स्टार्टेड इन दिल्ली। ठीक है ना, इन दिल्ली से जो है ये प्रॉपर कब दिल्ली में जो है एग्जाम देना जो है कब स्टार्ट होता है, 1923 से। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग नोट डाउन करते चलिए, सब जगह नहीं मिलेंगी आपको। और एक चीज और आप लोग को बता देता हूं मैं, फर्स्ट जो इंडियन ICS ऑफिसर रहे हैं हुए हैं बेटा, फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर जो हुए हैं उनका नाम क्या है, तो उन्हीं का नाम है सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्या नाम है बेटा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर ही जो है पहले ICS फर्स्ट इंडियन ICS ऑफिसर जो है रहे हैं। और ये किसके ब्रदर थे बेटा, तो ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इसी के बाद बेटा आपका क्या होता है, इसी के बाद आपका एक रिवोल्ट होता है, 1857 का रिवोल्ट होता है। 1857 में क्या होता है, रिवोल्ट होता है। ठीक है, या विद्रोह होता है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास में डिटेल में। ठीक है ना, इसके बाद जब ये रिवोल्ट होता है तो रिवोल्ट में अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने अलग अलग समय पर विद्रोह किया था, जिसके वजह से जो है ये कहा जाता है कि अलग टाइम पे चूंकि विद्रोह किया, इसीलिए जो है अलग अलग जगह से अलग अलग टाइम पे विद्रोह किया, इसीलिए प्रॉपर सक्सेसफुल नहीं रहा था। हालांकि इसको सक्सेसफुल कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है ना। तो सक्सेसफुल ऐसे कहा जा सकता है कि लोगों के अंदर जो है एक यूनिटी की जो है भावना आती है ना, और अपने देश के लिए जो है प्रेम जो है वो आता है, और सब लोग मिलकर जो है यहाँ पर काम करते थे। ये पहली बार और आखिरी बार था, आखिरी बार कहना सही होगा, आखिरी बार कहना इसलिए सही होगा क्योंकि लास्ट टाइम जो है हिंदू और मुस्लिम मिलके जो है प्रॉपर लड़े थे 1857 में। इसके बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति स्टार्ट की, डिवाइड एंड रूल, और जिसकी वजह से जो है अंग्रेज जो है 1947 तक आराम से रूल करते हैं। ठीक है, और इस समय बेटा यही चल रहा है। ठीक है, डिवाइड एंड रूल वाली जो है नीति आजकल के जो नेता वेता है ना वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए, हो गया होगा इतना आप लोगों का। और इसके बाद 1858 में क्या आता है, 1858 में एक और एक्ट आता है। अभी हम लोग जो डिफरेंट एक्ट्स हैं बेटा वो पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट कैसे हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो जान रहे हैं। यहाँ तक कि किसी के मन में कोई डाउट कोई दुविधा हो तो बताए, मैं इसको हटा रहा हूँ। एक बार बता दीजिए, चैट बॉक्स में लिख दीजिए ऑल क्लियर है कि नहीं है। चलिए, इसके बाद क्या होता है बेटा, 1857 का जब रिवोल्ट आपका एंड होता है तो 1858 में ही 1858 में ही क्या भेजा जाता है, 1858 में ही भेजा जाता है एक और एक्ट जिसको कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। या इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कहते हैं,
और यहां पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरीके से बंद किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्लोज्ड, यानी कि इसको जो है बंद कर दिया गया। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो यहां पर डिक्लेयर किया गया क्या बेटा, महारानी विक्टोरिया का शासन। तो लिखेंगे बेटा महारानी, महारानी हम लिख नहीं पा रहे हैं सही से क्योंकि महारानी बोलने का मन नहीं कर रहा है। महारानी विक्टोरिया declared as Empress of India, Empress of India, भारत की सम्राज्ञी जो है इन्हें डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, और अब जो है ये जो महारानी विक्टोरिया है ये अपना जो है एक रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगी, सेंट हर रिप्रेजेंटेटिव, एक अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगी बेटा, एक अपना प्रतिनिधि भेजेंगी। और इसी रिप्रेजेंटेटिव को क्या कहा जाएगा, इसी रिप्रेजेंटेटिव को ही कहा जाएगा वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। क्या कहा जाएगा बेटा, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत क्या हुआ बेटा, अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था बेटा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था, उसी को ही बोला गया क्या आगे चल के, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, वॉइसरॉय ऑफ इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा लास्ट गवर्नर जनरल कौन था, तो आप आंसर दोगे लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है बेटा इसका, लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, तब भी आपका आंसर क्या होगा बेटा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड डलहौजी के बाद जो है ये एज अ वॉइसरॉय जो है बनकर आता है भारत में। चलिए, हाँ, लॉर्ड कैनिंग के बारे में थोड़ा सा अगर हम आप लोग को बताएं तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को फादर ऑफ इनकम टैक्स कहते हैं, फादर ऑफ इनकम टैक्स कहते हैं। इसके अलावा इसी ने क्या किया था बेटा, जो भी आपके वो वाले पार्ट्स थे, क्या कहते हैं उसे, पोस्ट थी, उन पोस्ट को जो है डिफरेंशिएट किया था, अलग अलग किया था, तो उसका भी फादर जो है ये कहलाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट। ठीक है, तो बाकी लॉर्ड कैनिंग के बारे में भी हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग एक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बेटा ये जो डिक्लेयर किया गया था कि जो महारानी विक्टोरिया हैं वो क्या कहलाएंगी, वो भारत की सम्राज्ञी कहलाएंगी या फिर आप कहोगे एम्प्रेस कहलाएंगी। ठीक है ना, इस डिक्लेरेशन को कब पढ़ा गया था ये आपसे पूछा जाएगा, तो लिखेंगे बेटा दिस declaration was read on, कब पढ़ा गया था बेटा, तो ये पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858, 1858 में पढ़ा गया था। कहाँ पढ़ा गया था बेटा, तो मिंटो पार्क में पढ़ा गया था। और मिंटो पार्क है कहाँ बेटा, तो मिंटो पार्क है इलाहाबाद में, इलाहाबाद में जो है पढ़ा गया था। हाँ, तो नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। इसमें आप लोगों का धीरे धीरे ही सही, लेकिन सारा जो है आप लोगों को कवर अप करा दिया जाएगा, सारे पार्ट्स, पॉलिटी से लेके, हिस्ट्री से लेके, साइंस से लेके, ज्योग्राफी से लेके, इकोनॉमी तक का। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, बट अगर आप लोग अच्छे से नोट्स बना लोगे, क्लासेस कर लोगे, और हमने भी अगर थोड़ी काहिलियत नहीं दिखाई तो बेटा ये बहुत बढ़िया से हो जाएगा आप लोग का। चलिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बेटा 1861 का आता है इंडियन काउंसिल एक्ट। इसके बाद 1861 का क्या आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। हाँ, तो इसके बाद जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, तो ये आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा। कब आता है, 1861 में आता है। ठीक है, 1861 में आता है। तो जस्ट अभी तुरंत हम जो है कुछ देर के अंदर दोबारा से जो है लॉगिन कर रहे हैं, और आप लोग भी जो उसी लिंक से आ सकते हो। मैं इसको हटा रहा हूँ और स्टॉप शेयर करता हूँ, आप लोग के सामने कैमरा खोल लेता हूँ। हाँ, तो क्लास किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है, कुछ 1-2 मिनट बातें हो जाएं।
सबको को सब कुछ समझ में आ गया? और आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हाँ, वेरी गुड, शाबाश।